हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। जैसा कि आप लोगों ने सभी लोगों ने ये कहा था कि सर 7 इयर्स ऑफ मोदी के ऊपर एक सेकंड पार्ट लेके आइए, तो मैं सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के कहने पे। तो थोड़ा इत्मीनान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो। एक्चुअली में देखो, हम सरकार को इस बात के लिए नहीं जानते हैं कि सरकार में हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसा कपड़ा पहनता है, वो देखने में कैसा लगता है। समझ में है कि नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो पेरिस से कपड़ा पहनते थे, नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके का पहनते हैं। तो ये सारा चीज़ सरकार को नहीं बताता है, ठीक है। एक्चुअली में गवर्नमेंट का मतलब होता है पॉलिसी, कि हम गवर्नमेंट को पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो जैसे आपको पता है कि नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात चीफ मिनिस्टर के बाद इंडिया के सबसे क्या बोलते हैं प्रेस्टिजियस पोस्ट को संभाला, जिसको हम बेसिकली कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट। और अगर हम बात करते हैं तो जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उनका बेसिकली एजेंडा क्या था? विकास, एग्जैक्टली, जिसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, अच्छे दिन, जिसको आप बेसिकली बेटर डेज कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो जब ये इंडिया में आए थे तो उस समय जो इंडिया की जो जीडीपी थी वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रही थी। और इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन था, मतलब जो महंगाई थी, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो वो स्टॉल्ड था, मतलब वो रुक सा गया था जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब अगर इसी के साथ में अगर हम देखते हैं कि जो है कि मोदी के क्या बोलते हैं 5 साल के टर्म में, समझ में है कि नहीं है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रही है, तो हम इसी चीज़ को देखेंगे। और मोदी ऐसा भी नहीं कि क्या बोलते हैं 2019 में पिछले बार के ज़्यादा क्या बोलते हैं मैंडेट से इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो एक्चुअली में हमें समझना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। और ये ऐसा पहली बार हुआ है 1991 के बाद बात करते हैं अगर हम, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद ऐसा बात करते हैं, तो इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी मेजॉरिटी के साथ आया है। जैसा कि आपको पता ही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे हुआ था। तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है कोई जो पार्टी है जो इतनी जो है लार्जेस्ट मेजॉरिटी या मैंडेट के साथ आई है। तो हमें देखो, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि हम सरकार को इस बात से नहीं जानते हैं कि वो कैसा कपड़ा पहन रहा है, कैसा चश्मा पहन रहा है। एक्चुअली में हम वेरिएबल्स की बात करेंगे कि भाई जो सरकार है और जो इकॉनमी के वेरिएबल्स हैं, उस इकॉनमी के वेरिएबल में सरकार ने क्या किया। क्योंकि कहा ही जाता है कि ई इज इक्वल टू ई, कि इकॉनमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर किसी भी इकॉनमी की, अगर किसी भी देश की इकॉनमी अच्छी है तो उसका साम्राज्य अच्छा होगा, अगर किसी देश की इकॉनमी अच्छी नहीं है तो उसका साम्राज्य अच्छा नहीं होगा। अगर आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूरी दुनिया में साम्राज्य है, क्योंकि उसकी जो टोटल इकॉनमी है वो $20 ट्रिलियन की है, हमारी जो है वो $2.5 ट्रिलियन की भी नहीं है। तो आज अमेरिका का साम्राज्य है, कभी हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम पे। तो हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल हम देखेंगे कि 5 सालों में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका क्या हालत रहा है। फिर इसके बाद 5 सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है उसका क्या हाल रहा। और साथ ही साथ 5 साल में हम ये देखेंगे कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो एक्चुअली में उसका क्या हाल रहा। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिस्कल डेफिसिट, जो इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है, उसके बारे में हम देखेंगे 5 साल में क्या रहा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का एक्चुअली में क्या रेट रहा 5 सालों में। और जो आपका रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट कैसा रहा 5 सालों में। क्योंकि हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, हम पॉलिसी की बात करेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। साथ ही साथ मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी बात करूंगा, एक्चुअली मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी बात करूंगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है पॉवर्टी, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहला चीज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है जो सरकार में आई, तो उसने जो परसेप्शन रखा, उस परसेप्शन के बियॉन्ड ही हमें सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो वीकनेस, मतलब वीकनेस का मतलब 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ मेरा बीजेपी से कोई क्या बोलते हैं अगेंस्ट में जाके मैं कोई बात बोल रहा, ऐसा नहीं है। हम डेटा की बात करेंगे, वो भी गवर्नमेंट के डेटा की बात करेंगे और किसी की भी बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि 2008 की बात है कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, जहाँ पर लेहमन ब्रदर्स जो बैंक है अमेरिका का वो डूब गया था।
और उस लेहमैन ब्रदर्स बैंक के डूबने के बाद पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। लेकिन और उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो दुनिया के सारे देशों पे पड़ा था। तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जो है उससे अछूता रह जाएगा, कि इंडिया पे उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर नहीं पड़ेगा। तो इंडिया के ऊपर भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर पड़ा, ठीक है। अब उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जो भारत है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था 2013 में। अब देखिए उसी के कुछ कुछ दिनों बाद जो है क्या बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट जो है सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि 2013 में हमारी इकॉनमी रिकवर कर रही थी और मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में चार्ज लिया। अच्छा, जब मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में चार्ज लिया तो उस टाइम से अगर आप 2014 से लेकर 2017 तक अपने देश की इकॉनमी की बात करते हैं तो हमारे देश की जो रिकवरी थी वो सेकुलर थी। सेकुलर का मतलब ना बहुत ज़्यादा ऊपर थी ना बहुत ज़्यादा नीचे थी, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का इम्पैक्ट 2013 तक रहा। 2013 में इकॉनमी रिकवर कर रही थी, तो धीरे धीरे समझ लो कि 2017 तक सेकुलर ग्रोथ चलती रही इंडिया की, ठीक है, या अपने भारत की। और लेकिन अगर हम देखते हैं तो जैसा कि आरबीआई नहीं भी चाह रहा था, लेकिन उसके बाद भी एक रात को क्या हुआ कि 8 नवंबर की रात को भारत की 86% करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया गया। और जैसे ही क्या बोलते हैं 86% आरबीआई मना कर रहा था, वाइल आरबीआई डज नॉट स्टेट इट, आरबीआई का यहाँ कोई रोल नहीं है, आरबीआई मना कर रहा था, इसके बाद भी गवर्नमेंट ने जो है 86% करेंसी को एक रात में डिमोनेटाइज कर दिया। और ऐसा देश जिसकी 65% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कैश बेस्ड है, अगर वहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो इकॉनमी है उसका ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड होगा। मतलब आप ये देखिए कि 2013 से लेके अगर 2017 तक बात करते हैं तो जो ग्रोथ है हमारा वो रिकवर कर रहा था, एक सेकुलर ग्रोथ चल रहा था, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया और उस डिसीजन की वजह से जो इकॉनमी है वो जो है बेसिकली डाउनवर्ड स्पाइरल में चली गई। समझ में आई कि नहीं? ये सभी को मानना पड़ेगा, किसी के हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेटा की बात करते हैं। समझ में आई कि नहीं? और उसके बाद क्या हुआ कि आपके देश में एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन के बाद एक पुअरली डिज़ाइंड, समझ में आई कि नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बेसिकली क्या कर दिया गया, अपने देश में क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और उसके वजह से एक्चुअली में क्या हुआ कि जो इकॉनमी है जो कि एक ऑलरेडी बैड लोन से क्या कर रही थी आपके देश में ऑलरेडी, क्योंकि 2014 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो 2014 के बाद में बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, माउंट कर रहा था, ठीक है। और उसी समय आपने जीएसटी को भी इम्पोज कर दिया। एक तरफ आपने क्या किया कि 86% करेंसी को डिमोनेटाइज किया और एक पुअरली डिज़ाइंड, समझ में आई कि नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसने क्या किया कि आपके जीडीपी ग्रोथ को 8% से ला के सीधे 4% पे कर दिया। समझ में आई कि नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2020। और ये जो बात हो रही है 2019 से पहले की बात हो रही है, मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं, कोई भी सरकार या करंट में जो सरकार है वो इस बात का बहाना नहीं ले सकती कि नहीं कोविड के वजह से ऐसा हो रहा है। एक्चुअली में ये कोविड के पहले की घटना है, क्योंकि हम 7 साल के पूरे एनालिसिस की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो इसके वजह से क्या हुआ कि जीएसटी के वजह से और डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो आपकी इकॉनमी है जो एक सेकुलर ग्रोथ में चल रही थी, खटाक से वो ग्रोथ जो है वो 8% से 4% की तरफ आ गया फाइनेंशियल ईयर 17 और फाइनेंशियल ईयर 2020 में। अब अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी 2020 में जब डेटा आया तो ये बताया गया कि नॉमिनल टर्म्स में, देखो रियल जीडीपी एक अलग चीज़ होती है और नॉमिनल जीडीपी एक अलग चीज़ होती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है। तो नॉमिनल जो जीडीपी है वो आपके देश की, समझ में है कि नहीं है, 42 ईयर्स लो रही है, मतलब 42 साल में मतलब सबसे ज़्यादा कम जीडीपी इंडिया की रही है, और वो भी मोदी गवर्नमेंट में। और कोविड हिट के पहले की बात हो रही है, कोविड हिट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 2021 और 22 का जो बजट बनाया गया तो उसमें बेसिकली वी शेप रिकवरी की बात की गई। एक्चुअली में ये वी शेप रिकवरी नहीं है, ये इन्वर्टेड वी शेप रिकवरी है, मतलब ये उल्टा ही वी है।
हम क्या कह रहे हैं, जो इस साल का बजट बनाया, और ये देखिए डेटा कहाँ का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का है, यूनियन बजट का एग्जैक्टली जो इस साल का बजट बनाया गया उसमें जो है हम बताया गया कि हम जो कोविड की वजह से या उसके पहले से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चल रही है उसको हम वी शेप रिकवरी में लेके जाएंगे, मतलब जितना ये नीचे गई है उतना ये हम ऊपर लेके जाएंगे। एक्चुअली में ये जो है इवर्टेड वी शेप है, ये ऊपर थी, ऊपर से नीचे आ रही है, क्योंकि 2013 के बाद तो इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। 2017 तक जो है अगर हम बात करते थे सेकुलर ग्रोथ चल रहा था, लेकिन 2016 में डिमोनेटाइजेशन और 2017 में एक पुअरली डिज़ाइंड जीएसटी और एक तरफ बैड लोन का माउंट होना, समझ में आई कि नहीं आया, इन सब चीज़ों ने हमारी इकोनॉमी को क्या कर दिया, एक तरीके से श्रिंक कर दिया। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमी वी शेप रिकवरी में चल रही है, बल्कि ये इवर्ट वी शेप रिकवरी में चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं पर कैपिटा जीडीपी की। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब क्या होता है, जो आपकी देश की टोटल जीडीपी होती है उसमें जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा जीडीपी निकल के आ जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी में एक जो पर्सन है उसका एवरेज क्या है पैसे के मामले में, समझ में आएगी नहीं है, एक बंदे के पास कितना पैसा आ रहा है, तो उसी को हम पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं, समझ में आएगी नहीं, हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसकी हालत सबसे ख़राब है, वर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे हालत ख़राब, वर्स्ट सबसे हालत ख़राब है अगर किसी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। 45 साल में, समझ में आया कि नहीं यार, 2017-2018 की बात कर रहे हैं, ना कि मैं कोविड हिट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, कि 2017 और 2018 में जो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 45 साल में सबसे ज़्यादा था। और ये जो है केवल डिमोनेटाइजेशन और जो है पुअरली डिज़ाइंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से हुआ था। इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो पहले 3 साल तक, समझ में आया कि क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा लो था। मतलब अगर हम बात करते हैं कि पहले साल जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई तो उस समय जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल का दाम जो था 110 पर डॉलर था, जो कि गिर के $85 हुआ, फिर और गिर के $50 हुआ। तो आप सोचिए क्रूड ऑयल का कम होना और इसको इन्फ्लेशन से कितना हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कच्चे तेल का दाम कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। तो कुछ सालों तक तो सही रहा, 1-2 सालों तक, लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि देखो जब क्रूड ऑयल का दाम कम होता है तो एक हैंड तो आप गवर्नमेंट के पास एक हैंड इस बात के लिए फ्री है कि वो ऑयल प्राइस की मदद से जो है इन्फ्लेशन को कंटेन करे, और दूसरे तरफ गवर्नमेंट या तो क्या कर सकती है कि वो एडिशनल टैक्स को कलेक्ट कर सकती है फ्यूल पे, समझ में आएगी नहीं यार। जैसे होता है ना कि अब मान लो 2 ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, पहला ऑप्शन ये है कि या तो वो क्या बोलते हैं ऑयल प्राइस के गिरने की मदद को लेके इन्फ्लेशन को कम कर ले, या तो ऑयल प्राइस की कम होने की मदद से वो जो है उस पर क्या कर ले, ज़्यादा टैक्स लगा के टैक्स वसूल ले। अब मान लो टैक्स लगा के टैक्स वसूल ले, तो गवर्नमेंट ने शायद दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा अडॉप्ट किया, पहला वाला ऑप्शन अडॉप्ट नहीं किया कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो वहाँ पर इन्फ्लेशन को कंटेन नहीं करना है, बल्कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो उसके जगह पे उसी पे टैक्स ज़्यादा ले लेना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट अलाउडेड द गवर्नमेंट टू कलेक्ट एडिशनल टैक्सेस ऑन फ्यूल, क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो आप उस पर एक्साइज, वैट, सरचार्ज ये सब बढ़ा दो, और प्राइस भी जो है ऑयल का ज़्यादा रहेगा और गवर्नमेंट का टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उधर तो गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट कर रही है वहाँ पर पैसा कम ही दे रही है। समझ में आएगी नहीं है। तो 2 ऑप्शन है, तो गवर्नमेंट ने दूसरे वाले ऑप्शन को अडॉप्ट किया, समझ में आया। कोविड हिट के पहले की बात कर रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट जो बताती है कि गवर्नमेंट के पास कितना रिसीट आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। वैसे भी दुनिया में हर एक गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर साइड होता है वो ज़्यादा होता है और रिसीट साइड कम होता है, ठीक है ना। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है, तो अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात करें जो 2003 में बनाया, एन के सिंह के अंडर में जो कमेटी बनाई गई जिसमें फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को +-3% जीडीपी के अगेंस्ट रखा, वो भी क्रॉस कर चुका है। अब हम इसको और अच्छे समझाते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, एडिशनल बोरोइंग, जैसे जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं तो इससे क्या होता है
अगर हम बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं, समझ में, अगर गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा लोन लेती है, समझ में है कि नहीं, तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, समझ में है कि नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लोन लेगी तो जाहिर सी बात है कि उसको लोन को रीपे भी करना पड़ेगा, और जो पहले का लोन लिया उसको भी देना पड़ेगा, और जो करंट में लोन ले रही है उसको भी देना पड़ेगा, समझ में है कि नहीं। तो ऐसे समय में गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्चुअली में अपने टैक्स के रेट को बढ़ा देती है, इसीलिए हम ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने टारगेट किया है कि अगर हमें 10 रुपये ही बोरो करना है, अगर हम उससे ज़्यादा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, समझ में आया कि नहीं, आपने जो एजम्पशन रखा है कि भाई हमारा जीडीपी +-3%, जीडीपी के +-3% हमारा फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन फिजिकल डेफिसिट तो आपका बढ़ रहा है। अब जब आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है आप एक्स्ट्रा बोरोइंग करेंगे, एडिशनल बोरोइंग करेंगे, और जब आप एडिशनल बोरोइंग करेंगे तो उसको पे बैक भी करना पड़ेगा। अब पे बैक करना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, तो आप पैसा तो एक ही जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, हायर लेवल ऑफ टैक्सेस, आपको टैक्स बढ़ा देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, समझ में है कि नहीं आया। और दूसरे नंबर पर यह भी है कि अगर हम बात करते हैं कि इंडिया फिजिकल डेफिसिट लेवल वर जस्ट अ टैड मोर देन द नॉर्म सेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमने नॉर्म सेट किए हैं उससे ज़्यादा, कि हमने नॉर्म सेट किया है कि अगर हमारे जीडीपी जो है 100 रुपये है तो +-3% हमारा जो है क्या होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन उससे तो ज़्यादा हमारा चल रहा है, उसके वजह से हम एडिशनल बोरोइंग कर रहे हैं। जब हम एडिशनल बोरोइंग करेंगे तो पे बैक तो करना ही पड़ेगा जो लोन लिया है, तो उसके लिए आप टैक्स बढ़ा दो, समझ में आ कि नहीं। टैक्स बढ़ाओगे तो एक बंदे के ऊपर हिट करेगा, और जब आप टैक्स बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल बंदे के ऊपर हिट करेगा, और उसी के ऊपर नहीं, एक बिजनेसमैन के ऊपर भी हिट करेगा। वो आप समझ सकते हैं अगर आप सोच सकते हैं तो, कि चूँकि मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं बहुत टेक्निकली आपको यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ, मैं एक जनरल बातें आपको केवल बता सकता हूँ। जहाँ तक रुपए की डॉलर की बात रही, जिसको लेके पहले भी बहुत कुछ होता रहा, जहाँ 59 रुपये डॉलर था जब इन्होंने अपना पद संभाला था, वो 73 पहुँच गया। और जब कभी भी आपका रुपया जो डोमेस्टिक करेंसी है जब वो नीचे जाती है तो ये बताता है कि आपकी जो इंडियन करेंसी है उसकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो डिक्रीज हो रही है, समझ में आया कि नहीं आया। 59 रुपये से वो सीधे 73 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रुपया जो नीचे जा रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे है कि एक इंडियन करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, जो पीपीपी है, वो बेसिकली क्या है, कमज़ोर है। अब इन सब चीज़ों में वे फॉरवर्ड गया, मेरा ये सोचना है, या जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका भी यही सोचना है कि ऐसे समय में जो इस समय भारत की इकॉनमी एक पुअर स्टेट में पहुंच चुकी है, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट को प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को मनी को ज़्यादा प्रिंट करना चाहिए और खर्चे ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इस सरकमस्टेंस में क्या हो रहा है कि लोग अपने पैसे को होल्ड कर रहे हैं, वो खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब चली गई है और इनकम उनके पास है नहीं, तो वो अपने फ्यूचर एक्सपेंस के लिए चिंतित हैं, तो इसीलिए इस समय लोग पैसे को होल्ड कर रहे हैं। और आपको समझ में आना चाहिए कि जो भारत की इकॉनमी का जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्राइवेट कंजम्पशन उसका इंजन है, बिना प्राइवेट कंजम्पशन के आपकी जीडीपी नहीं चल सकती है। और अगर हम पूरे जीडीपी की बात करते हैं तो हमारी जीडीपी 55% जो है वो इसी से चलती है, प्राइवेट कंजम्पशन से चलती है, और वो कोविड के पहले ही ख़राब हो चुकी थी, और कोविड के बाद तो पूछना नहीं है। तो वो बेसिकली जो है दोनों तरफ से मार पड़ रही है गवर्नमेंट के ऊपर, तो इस समय गवर्नमेंट को एक्चुअली में प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा आपको वीडियो? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ज़रूर से कमेंट करिएगा। बाय बाय।